गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 15 दाज्यू के बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल राज्य के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। ओलिया गांव नाम की जगह पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। यानी कि पेट की आग यानी कि जो खाना प्राप्त करने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। अब लेसन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है यानी कि होटल है, चौक में से निकलकर बाईं ओर जो मुड़ते हैं तो साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े यानी कि छोटी एक होटल है। वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। जगदीश बाबू ने उस लड़के को पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था। जो इस लेसन में जो एक मेन पात्र है, मेन कैरेक्टर एक लड़का है, वह पेट की आग बुझाने के लिए यानी कि अपना भरण पोषण करने के लिए वह होटल में काम करने जाता है। वहाँ अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है। उस लड़के की जो उम्र है वह 9-10 वर्ष हो सकती है, ऐसा दिखाई देता है उसको देखकर, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी उस लड़के की। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था। जो वह लड़का मदन वह एक टेबल पर से प्लेटें उठा रहा था जब जगदीश बाबू ने उस होटल में उस कैफ़े में प्रवेश किया। तब प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे, वह सामने था, एक पास में एक टेबल था, वहाँ कोने में बैठे जगदीश बाबू, तब वह मदन नाम का जो लड़का था 9-10 वर्ष का जो वहाँ काम करता था कैफ़े में, वह सामने ही खड़ा था। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले
व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, मानो घंटों से उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था। वह उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। उसको उसी मौन में जैसे उसका सारा मीनू समाहित था, शामिल था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया। एक सिंगल चाय जगदीश बाबू ने ऑर्डर दिया था उस मदन को, और वह एक बार वह पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। उसने थोड़े ही क्षणों में चाय टेबल पर रख दी जगदीश बाबू के सामने। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। उसका जो प्रेम होता है, उसकी जो भावनाएं होती है, निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी, किसी का साथ न होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता, यानी अकेलापन अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है। इस एकाकीपन, इस अकेलेपन में भी सब कुछ कितना समीप है, नज़दीक है, निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच झनरवमय वातावरण में रहकर भी शून्यपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है। विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। यानी कि शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। अपना नहीं लगता जगदीश बाबू को भी वहाँ कैफ़े में। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर, वहाँ कुछ जान पहचान हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की कोई अपना नजर आएगा और अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं है, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं, अचानक उसको याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल, चाय सब, चाय साहब यहाँ लिखा है कि, और तब उन्हें अनायासी याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। उसको याद आने लगते हैं मदन को। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी, यानी कि सिगरेट की राख डाली राखदानी में। उन्हें मदन ने कहा चाय साहब जगदीश बाबू को। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा कि इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है। उन्हें लगा कि इन शब्दों की आवाज़ में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, जिसका खालीपन उसको अनुभव हो रहा है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा, ऐसा जगदीश बाबू ने मदन को कहा। तो मदन ने कहा कि मदन, मेरा नाम मदन है। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो, ऐसा जगदीश बाबू ने पूछा। पहाड़ का हूँ बाबूजी। हाँ, पहाड़ का हूँ बाबूजी, मदन ने ऐसा जवाब दिया जगदीश बाबू को। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी,
शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? ऐसा जगदीश बाबू ने मदन को पूछा कि तुम्हारे गांव किस पहाड़ में है। पहाड़ तो बहुत सारे हैं। इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हुआ। इस बार शायद उसको मदन को पहाड़ और जिले में क्या डिफरेंस होता है वह मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। तो उसने जवाब दिया कि अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? ऐसा जगदीश बाबू ने मदन को पूछा कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है तुम्हारा। तो विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने मदन से पूछा कि विशेष बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए जगदीश बाबू ने मदन से ये पूछा कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।